वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ गाइटन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लिपिड बाइलेयर और उसमें प्रोटीन्स, जिसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें हमने पहले देख ली हैं। अब ट्रांसपोर्ट होनी है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन चीज़ों की, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके बाद आपके पास प्रोटीन्स और इस तरह के और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवाना है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, जिसमें प्रोटीन्स की जगह हमारे पास अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स इन सब चीजों ने ट्रांसपोर्ट होना है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इन सब चीजों ने जाना है। और इसके बाद हमारे पास गैसेस भी हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। तो इन सब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास मैकेनिज्म हैं जिनके जरिए हम इन सब चीजों को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जो चीजें लिपिड बाइलेयर में आसानी से डिफ्यूज हो जाएंगी वो तो उसको पास कर जाएंगी, अक्रॉस कर जाएंगी मेम्ब्रेन को। जो लिपिड बाइलेयर में सॉल्युबल हो जाएंगी वो डिफ्यूज कर जाएंगी। अब जिन चीजों का वेट ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट हाई है, तो वो बड़ी आसानी से इसको पास नहीं कर सकती, या जो चीजें इनसॉल्युबल हैं लिपिड में वो चीजें भी पास नहीं कर सकती। तो इन सब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। सबसे सिंपल मेथड डिफ्यूजन का है। ये मेरे पास एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन जिसका स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर्स होती है। अब जो चीजें इस मेम्ब्रेन में आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगी वो डिफ्यूज कर जाएंगे, जिसमें हमारे पास गैसेस शामिल हैं। सबसे पहले गैसेस को देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे सिंपल मेथड जो पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जिसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, एक सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, जिसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। अब हमारे पास गैसेस जो है वो डिफ्यूज करेगी, सिंपल डिफ्यूजन का मैकेनिज्म जो है वो इस्तेमाल करेगी। और आपको पता है कि ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हाई है तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में लो है। तो ऑक्सीजन कहां से जाएगी? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरह मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर बाहर जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर गैसेस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर क्या कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई से लो की तरफ जाएगी। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, ऐसे मैकेनिज्म को, ऐसे ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को हम सिंपल डिफ्यूजन का नाम देते हैं। क्या डेफिनेशन है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जिसमें कोई एनर्जी भी इस्तेमाल नहीं हो रही। तो इसमें क्या है, गैसेस ने सिंपल डिफ्यूज किया है, गैसेस ने सिंपल डिफ्यूज किया है। उसकी वजह क्या है, एक तो इनका साइज जो है वो समान है, इस वजह से भी डिफ्यूज कर जाती है, और दूसरा ये लिपिड बाइलेयर में जो है वो सॉल्युबल हो जाती है। सॉल्युबिलिटी की वजह से, स्मॉलर साइज की वजह से ये गैसेस जो है आसानी से डिफ्यूज कर जाती हैं सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म के जरिए, जिसमें मूवमेंट हो रही है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब कुछ चीजें आती हैं जो आसानी से मूव नहीं कर सकती, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम सारे आयंस हैं। अब ग्लूकोज क्यों नहीं डिफ्यूज हो सकता मेम्ब्रेन में? एक तो इसका साइज जो है वो लार्जर है, लार्जर साइज। दूसरा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये पोलर हैं, इनके ऊपर चार्जेस हैं, तो पोलर नेचर की वजह से जो है ये डिफ्यूज नहीं कर सकते। तो जिन चीजों का साइज बड़ा है, अब ग्लूकोज का साइज बड़ा है तो वो मेम्ब्रेन को आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। आखिर आना तो जब ग्लूकोज ने सेल के अंदर है ना, तो उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म है वो देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स पोलर नेचर की वजह से, चार्जेस होने की वजह से नहीं आते, क्योंकि मेम्ब्रेन के ऊपर आपको पता है कि सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं सारे, और सेंटर जो सेल का होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से जब भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आता है तो ये मेम्ब्रेन से रिपेल हो जाता है। क्या हो जाता है? रिपेल हो जाता है। तो अब ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स किस मैकेनिज्म के तहत जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो भी डिफिशिएंट की ही टाइप है, उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफिशिएंट, जिसकी डेफिनेशन ये भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन इन दी प्रेजेंस, फर्क ये है इन दी प्रेजेंस of certain carrier proteins या कोई चैनल्स हैं which facilitate them। फैसिलिटेटेड डिफिशिएंट दरअसल मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की हाई से लो, ये भी तो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की हाई से लो की तरफ, लेकिन चीजें जो है डिफ्यूज हो रही हैं, सॉल्युबल हो जाती हैं इस लिपिड बाइलेयर में और आसानी से पास हो जाती हैं। अब फैसिलिटेटेड डिफिशिएंस में शामिल हमारे पास ग्लूकोज है और इलेक्ट्रोलाइट्स है। ग्लूकोज पास नहीं हो रहा लार्जर साइज की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइट्स पास नहीं हो रहे पोलर होने की वजह से। तो ये फैसिलिटेटेड डिफिशिएंट मैकेनिज्म है जिसके तहत जो है ये ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो फैसिलिटेटेड डिफिशिएंट में मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की हाई से लो की तरफ, लेकिन वहां पे कोई कैरियर प्रोटीन होगी, कोई चैनल्स होंगे या कोई कैरियर प्रोटीन होगी जो इसकी ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करेगी, जो इसकी ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करेगी। तो इसमें हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स, जो हमने इंटेग्रल प्रोटीन्स पढ़ी थी, जो मैंने बताया था कि लिपिड बाइलेयर में पूरी तरह जो है वो पेनिट्रेट हुए होती है, तो उसमें ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये स्पेशल सोडियम चैनल के जरिए ही ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, सोडियम चैनल के जरिए ही ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे।
ये मेरे पास सोडियम चैनल है, इसके सेंटर का जो एरिया होता है उसमें वाटर होता है फिल्ड विद फ्लूइड। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स ने पास होना है इस सोडियम चैनल से। कौन सा चैनल है? सोडियम। सोडियम चैनल। अब जिस इलेक्ट्रोलाइट ने पास होना है सोडियम ने, वो इसमें वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूज होके जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। इस तरह जो है इलेक्ट्रोलाइट्स मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस करते हैं, उसमें से डिफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे जब ग्लूकोज हमने ट्रांसपोर्ट करवाया तो हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन्स थी जिन्होंने फैसिलिटेट किया और ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट को पॉसिबल किया। अब यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पास करवाए तो मेरे पास ये स्पेशल टाइप के सोडियम चैनल्स हैं। मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम चैनल है जिसमें ये फ्लूइड वाला पार्ट होता है, इसमें सोडियम क्या है, डिसॉल्व होके मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये मैं सोडियम चैनल जो है इस साइड पे बना देता हूं। सोडियम चैनल। इसके अलावा हमारे पास पोटाशियम चैनल भी है। इसमें जो पोटाशियम लीकी चैनल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पोटाशियम लीकी चैनल। और ये अनरेगुलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनरेगुलेटेड, मतलब ये ओपन ही रहते हैं। तो पोटाशियम हर टाइम जो है मेम्ब्रेन से आता जाता रहता है, अनरेगुलेटेड होते हैं और ओपन ही रहते हैं। कोई स्पेशल टाइम नहीं है इनके पास, या कोई कंसंट्रेशन नहीं है, या कोई स्टिमुलस नहीं है कि जब कोई स्टिमुलस आए तो ये ओपन हो। तो इसलिए ये कहलाते हैं पोटाशियम लीकी चैनल, जिसकी वजह से पोटाशियम जो है वो सेल के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता रहता है। इसके अलावा मेरे पास सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। जो सेंसिटिव होते हैं टू वोल्टेज, किसके? सेंसिटिव टू, ये रेगुलेटेड होते हैं, सेंसिटिव टू वोल्टेज। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो इनसाइड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -90 मिलीवोल्ट होता है। जब सेल के इनसाइड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट होगा तो ये जो सेंसिटिव गेट चैनल्स हैं ये क्लोज होंगे। अब जब सेल नेगेटिविटी खोता जाएगा और पोलैरिटी की तरफ आएगा, डिपोलराइजेशन होगी, जब पॉजिटिव की तरफ आएगा तो ये जो वोल्टेज है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वोल्टेज -90 मिलीवोल्ट है, ये पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, -70 -60 इस तरह। अब ये सपोज करें आपके पास चलेगी -60 मिलीवोल्ट। अब ये जो गेट है इस वोल्टेज के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उस वोल्टेज के सेंसिटिव है, उस चेंजेस के सेंसिटिव है। अब पहले जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड -90 मिलीवोल्ट था तो गेट क्या था? क्लोज था। अब जब सेल पॉजिटिव की तरफ आया, डिपोलराइजेशन स्टार्ट होना शुरू हुई, तो अब सेल जो है डिपोलराइज हो रहा है, तो -70 फिर 60 50 इस तरह। तो अब जब ये पोटेंशियल के अंदर चेंजेस आई, पोटेंशियल के अंदर चेंजेस आई तो गेट जो है इसके सेंसिटिव है, इस वोल्टेज के सेंसिटिव है, तो गेट क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। इस तरह ये रेगुलेटेड चैनल्स हैं जो वोल्टेज के सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई चैनल हार्मोन सेंसिटिव भी हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सेंसिटिव भी हो सकते हैं।
मतलब सोडियम की ट्रांसपोर्ट तभी होगी जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर या कोई हार्मोन आके बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच होगा तो गेट ओपन होगा और सोडियम की मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब सोडियम जो है, सोडियम की मूवमेंट कैसे होगी? अब ये जो चैनल है ये सेंसिटिव होता है किसी न्यूरोट्रांसमीटर का, सेंसिटिव टू न्यूरोट्रांसमीटर या कोई हार्मोन। मिसाल के तौर पर मशहूर तरीन न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास एसिटाइलकोलिन है। अब एसिटाइलकोलिन जैसे ही इसकी बाइंडिंग साइट्स के ऊपर, ये जो बाइंडिंग साइट्स है गेट के ऊपर, एसिटाइलकोलिन जैसे ही इसके ऊपर आके अटैच होता है तो ये गेट क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। जब गेट ओपन हो जाएंगे तो सोडियम की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इनको हम कहते हैं हार्मोन सेंसिटिव चैनल्स, या इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सेंसिटिव चैनल्स, इनको कह सकते हैं। या इसके अलावा हमारे पास और भी होते हैं लाइगेंट ऑपरेटिव चैनल्स। लाइगेंट कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस है, कोई प्रोटीन है, जब वो आके अटैच होगी उसकी बाइंडिंग साइट्स के ऊपर तो चैनल जो है वो ओपन हो गए। दरअसल मैं इसमें ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ मैकेनिज्म बता रहा था, जिसमें सबसे पहले हमने सिंपल डिफ्यूजन की बात की, गैसेस एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट हो रही हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ आ रही है, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रही है जिसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। उसके बाद फिर हम बारी आ गई कि आप ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करना है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो क्या मैकेनिज्म होगा? तो वो हमारे पास फैसिलिटेट डिफ्यूजन है। दरअसल वो डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर रहा है इन सब्सटेंसेस को, जिसमें ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ग्लूकोज क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा? लार्ज साइज की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट्स पोलर नेचर की वजह से नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो वैसे ही होगी जैसे सिंपल डिफ्यूजन हो रही है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आ रही है कोई कैरियर प्रोटीन, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन आ रही है या कुछ चैनल्स आ रहे हैं, है तो ये भी मूवमेंट हाई से लो की तरफ, लेकिन कोई चीज है जो इनको फैसिलिटेट कर रही है इनकी ट्रांसपोर्ट को। तो उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि एक तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम लीकेज चैनल होते हैं, हमेशा ओपन रहते हैं, अनरेगुलेटेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो वोल्टेज, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है जो सेंसिटिव होते हैं वोल्टेज के। अब वोल्टेज के अंदर चेंजेस आएगी तो वो गेट जो है ओपन हो गए। अब इनसाइड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट था। अब पॉजिटिव की तरफ डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुई तो -80, 70, 60 तक आ गया। तो अब क्या होगा? ये सेंसिटिव गेट है वोल्टेज के, वोल्टेज जो चेंज हो रही है उसके सेंसिटिव है। अब ये गेट क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि कोई चैनल जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर सेंसिटिव भी होते हैं या हार्मोनल सेंसिटिव भी होते हैं। आपके गेट तभी ओपन होगा जब इसकी बाइंडिंग साइट्स के ऊपर आके कोई न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर जैसे अटैच हुआ तो गेट क्या हो गया? ओपन हो गया। आगे हमारे पास ये डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या फैसिलिटेटेड ये दोनों जो है ना पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पैसिव ट्रांसपोर्ट या इसे हम कहते हैं डाउनहिल मूवमेंट भी। और ये मूवमेंट विदाउट एनर्जी हो रही है, जिसमें हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन शामिल है। अब कोई चीजें ये तो हाई से लो की तरफ जा रही है, अब कोई चीजें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजनी है, ऐसी चीजें जो जिनकी एक साइड पे कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन दूसरी साइड पे
कम है, हम कम से ज्यादा की तरफ भेजना चाह रहे हैं, हम कम से ज्यादा की तरफ भेजना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम मैकेनिज्म इस्तेमाल करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। फिर मेरी बात ध्यान से सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपल डिफरेंट या फैसिलिटेटेड डिफरेंट जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में आती हैं, डाउनहिल मूवमेंट भी कहलाती हैं, कोई एनर्जी इसमें इस्तेमाल नहीं होती। अब कुछ चीज़ें जो हैं हमने लो से हाई की तरफ भेजनी है, लो से हाई की तरफ भेजनी है, तो जाहिर बात है किस चीज़ को हम अपहिल भेजेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ भेजेंगे तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from low to high concentration in combination with carrier protein और अगेंस्ट होगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है लो से हाई की तरफ, जिसका कॉम्बिनेशन विद कैरियर प्रोटीन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पीछे मैं डिफरेंट की बात कर रहा था, फैसिलिटेटेड डिफरेंट की बात की, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आती हैं, डाउनहिल मूवमेंट भी कहलाती हैं। अच्छा, जो डिफरेंट है या फैसिलिटेटेड डिफरेंट है, ये 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले जो है फैक्टर्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जिस पे डिफरेंट जो है वो डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स में देखें। सबसे पहला फैक्टर जो है मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होना चाहिए, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। सरफेस एरिया, जाहिर सी बात है, जिस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, चीजें ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज करेंगी। दूसरी बात हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब एक तरफ चीज ज्यादा होनी चाहिए, एक तरफ चीज जो है कम होनी चाहिए। अगर चीज एक्स्ट्रा से इंट्रा की तरफ आ रही है तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा में कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए सब्सटेंसेस की, और इंट्रा में कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। अगर बैलेंस होगी, दोनों साइड पे इक्वल कंसंट्रेशन होगी, तो क्या ख्याल है डिफरेंट पॉसिबल होगी? डिफरेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास सॉल्युबिलिटी पे भी बड़ी डिपेंड करती है। जो चीजें लिपिड बाइलेयर में सॉल्युबल हो जाएंगी वो आसानी से डिफ्यूज हो जाएंगी, और जो डिफ्यूजन का रेट इनवर्सिबल है उसमें क्या क्या चीजें शामिल आती हैं? थिकनेस है ऑफ मेम्ब्रेन। अब जितनी मेम्ब्रेन मोटी होगी डिफ्यूजन उतनी ही डिफिकल्ट होगी, उतनी मुश्किल होगी। और इसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर वेट। अब जिन चीजों का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो आसानी से डिफ्यूज नहीं कर सकती। अब ग्लूकोज की भी तो यही रीजन है ना कि उसका साइज बड़ा है, इसलिए वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए हमारे पास फैक्टर्स हैं जिस पे डिफ्यूजन का रेट डिपेंड करता है। सरफेस एरिया, मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा हो तो ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूजन पॉसिबल होगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, मतलब दोनों साइड पे मुख्तलिफ रेट हो,